बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये अब जो दो सवाल हैं, ये वाला और अगला सवाल, ये थोड़ा सा टची हैं। तो मैं ऐसे सवालों को अवॉइड ही करता हूँ, लेकिन बार बार जब कोई चीज़ रिपीट होती है या उस तरह के सवाल रिपीट होते हैं तो फिर मुझे जवाब देना पड़ता है। स्पेशली जब कोई ये पूछे कि जी आप प्लीज़ अपनी ओपिनियन बता दें, तो फिर मैं समझता हूँ कि मैं ऑब्लाइज हूँ कि अगर कोई पूछे तो साथ ज़रा उसको जवाब तो देना चाहिए। बस वैसा होता है कि ऐसे सवालों को मैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेता हूँ। मसलन अब ये सवाल किसी ने पूछा कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी माँ में कुछ आगे उन्होंने लिखा कि उसकी माँ ने ये किया, ये हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, और वो डाइवोर्स्ड है। तो मैंने सिर्फ एक वर्ड उठाया उस सवाल में कि जी मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसकी माँ डाइवोर्स है। लोग मुझे मोहतात कर रहे हैं कि ना तुम शादी करो कि उसकी माँ ने डाइवोर्स लिए, तो ये लड़की भी जौन सी है कल को तुम्हें तंग ना करे। तो आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है? तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया था, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं मुनासिब नहीं है। एक बात जो है मैं खैर समझ आपको आ गई, तो इसलिए इस तरह की मैं कुछ ना कुछ तो खुद ही चीज़ें ओमिट कर देता हूँ। देखें, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको एक बैलेंस किस्म का पर्सपेक्टिव दूँ, वन साइड की ओपिनियन ना दूँ। तो सबसे पहले तो जो लोग ये कह रहे हैं उसकी वजह क्या है और उसके पीछे क्या दलाइल और हकाइक हैं, मेरा काम वो देना है। मेरा काम आपको यस नो का जवाब देना नहीं है, क्योंकि यस नो के जवाब देने से के लिए मुझे जो डेटा और जो फैक्ट्स चाहिए वो मेरे पास मौजूद नहीं है। और मैं नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसी बात गलत रिकॉर्ड करके अपने लिए ऐसा नई अजाब क्रिएट करना चाहता कि मैं कल को मर जाऊं तो मुझे उसके ऊपर लानतें मिलती रहें। तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं आपको उसकी दोनों साइड बता दूंगा। आगे काम आपका है, फैसला आपका है। देखें, जैसे एक मैंने इस पर प्रोग्राम भी किया था, जैसे एक सेइंग है, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। तो उसी तरह से एक सेइंग है, लाइक मदर लाइक डॉटर, जैसी माँ वैसी बेटी। तो इसलिए इसमें कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है कि आप औरत को सिर्फ कह दें, आदमियों को नहीं। आदमियों पे मैं प्रोग्राम पहले कर चुका हूँ, लाइक फादर लाइक सन। ये पुराने हमारे बड़े जो मुहावरे हैं, इनमें बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी तारीख है इनकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लोग कह रहे हैं वो शायद इस वजह से कह रहे हैं, इस तरह की बातें उन्होंने सुनी हैं, जैसी माँ वैसी बेटी, तो इसलिए वो मना कर रहे हैं आपको। ये तो अंग्रेज़ी की मैंने आपको सुनाई और उर्दू की सुनाई, जैसी माँ वैसी बेटी। इसी तरीके से एक मिस्री प्रोवर्ब भी है, उसके मायने भी यही हैं कि जैसी माँ वैसी बेटी। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो टर्मिनोलॉजी या ये जो प्रोवर्ब्स हैं, ये सन 1300 यानी कि 13वीं सदी के हैं। लेकिन डेटा हमारे पास मौजूद है कि ये उससे पहले की हैं, यानी कि 7-8 सेंचुरियाँ, सदियाँ गुजर चुकी हैं। ये इतना पुरानी कोर्ट चलती हुई आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इसका ट्रेस ये मिला कि जो हेब्रियो बाइबल है और जो क्रिश्चियन ओल्ड टेस्टामेंट है, यानी कि जूडिज़म के अंदर भी और क्रिश्चियनिटी की जो बाइबल है उनके अंदर भी यही कोट मौजूद है, लाइक मदर लाइक डॉटर। तो इसलिए आप इसको आंखें बंद करके डिनाई नहीं कर सकते कि ये पुराने वक्त की बातें हैं जी, छोड़ें जी। तो ये वजह है जो आपको जो कॉशन कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश करें। इसी तरीके से एक अरबी की प्रोवर्ब है, अरबी का मुहावरा है, जिसके मायने ये हैं कि जार को ऊपर से बंद कर दो। जार होता है ना, क्या जैम की बोतल होती है जार,
जार को ऊपर से बंद कर दो तो डॉटर विल कम आउट लाइक अ मदर, तो बेटी माँ की तरह से निकलेगी। ये अरबी का जो मुहावरा है उसकी मैं आपको उर्दू में उसको बता रहा हूँ। यानी कि अरबी का मुहावरा थोड़ा सा डिटेल में है कि जार के ऊपर मुंह उसका बंद कर दो तो बेटी माँ की तरह निकलेगी। अब ये समझने की ज़रूरत है और मैं उसको बिहेवियरली आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमें ये पक्का पता है कि लोग इन्वायरमेंट, यानी कि जो मैं अक्सर औक़ात आपको बताता हूँ कि नेचर और नर्चर की डिबेट दहाइयों से चलती आ रही है कि नेचर यानी कि फितरत क्या है और इंसान तरबियत से क्या कुछ सीखता है। तो वो उन्होंने अरबियों ने इस चीज़ को कवर कर दिया ताकि अगर आप सिर्फ ये समझें लाइक मदर लाइक डॉटर और आपको कोई औरत कोई खातून अपनी माँ जैसी नज़र ना आए तो आप ये ना कह पाएँ कि वो मुहावरा गलत था या ज़माना बदल गया है। क्योंकि अरबी का मुहावरा ये कह रहा है कि जार को ऊपर से बंद कर दो, यानी कि घर के अंदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को बंद कर दो। एक जार के अंदर माँ और बेटी है, ऊपर इसका ढक्कना लगा दो, अब माँ बेटी की तरह ही बन के आएगी। तो ये बड़ा बैलेंस्ड किस्म का अरबी का मुहावरा है जो आपको ये भी बता रहा है कि ऐसा होगा और ये भी बता रहा है कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्यों नहीं होगा, और इसी के अंदर आपके सवाल का जवाब मौजूद है। ठीक है, तो नर्चरिंग और तरबिया मैंने आपको बता दिया। अब इस पे ये भी फ़र्क पड़ता है कि वो जो बेटी है वो किसके करीब है। कई बेटियों में थोड़ी सी एक्सेप्शन होती है, वो बाप के ज़्यादा करीब होती हैं, माँ का इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो साफ ज़रा वो बेटी फिर बाप जैसी, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा सलाहियतें मौजूद होंगी या ताकतें मौजूद होंगी। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनकी बच्चियां भी वर्किंग बनना चाहती हैं क्योंकि उन्होंने देखा ही है, उनके मसल ही वैसे डेवलप हुए हैं। और जो घर की हाउस वाइफ्स होती हैं उनकी बच्चियां भी हाउस वाइफ बनना चाहती हैं और उनके मसल उसी तरह से डेवलप हो जाते हैं। अब एक पढ़ी लिखी खातून को आप घर का काम या खाने के लिए लगा दें तो उससे खाना नहीं पकेगा या थक जाएगी वो, क्योंकि उसके मसल्स डेवलप नहीं है। उसके लिए पढ़ना आसान है, तैयार होना, बाहर जाना आसान है, मीटिंग्स करना आसान है, दफ्तर में बैठना उसको आसान लगेगा। तो क्योंकि तरबियत है ना, जो इस तरीके से आप अपने आप को डालेंगे वही चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। तो ये आपने बड़ी दफ़ा देखा होगा, उसी हिसाब से मसल डेवलप हो जाते हैं। तो अक्सर औक़ात आपको ये इस वजह से नज़र, अगर आपको लगे कि वर्किंग मदर थी और बेटी वर्किंग नहीं चाहती या वो हाउस वाइफ बनना चाहती है, तो उसके पीछे उसी अरबी के मुहावरे में जवाब मौजूद है कि ढकना बंद होना चाहिए। तो शायद वो ढकना खुला रह गया और बच्ची को अपनी माँ की बजाय कोई और इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो। अगर माँ वर्किंग थी तो शायद बच्ची के कुछ हकूक़ ज़ाया हुए हों, बच्ची ने माँ को मिस किया हो, बच्ची ने अकेला फ़ील किया हो, बच्ची बाप से क्लोज़ हो गई हो, बच्ची ने ख़ुद इंटरप्रेट कर लिया हो कि माँ चली जाती है काम करने तो हम अकेले रह गए, मेरे से कोई बात करने वाला नहीं है, और उसने ये मायनी नतीजा अख़ज़ किया हो कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए और जब मेरी शादी होगी मैं काम नहीं करूँगी। तो ये क्या हुआ, ये सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ जाते हैं क्योंकि उसमें जार के अंदर कुछ और चीज़ की मिलावट हो गई। अगर जार बंद होगा तो फिर वो वैसे ही बनेगी। तो ये मैंने कहा मैं आपको बता दूं, नेचुरल टेंडेंसीज जो सी होती हैं बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग पुल होती है। अगर आप लाशऊरी तौर पे जो आप देख रहे हैं माँ को करता हुआ, या जो बेटा देख रहा है बाप को करता हुआ और वो बाप के साथ अटैच है, और माँ को बेटी देख रही है और बेटी के साथ अटैच है, तो उसने लाशऊरी तौर पे हर वो चीज़ पसंद करनी है, वैसा ही मेकअप करना है, वैसे ही ज़बान सीखनी है, वैसे ही उसने हुलिया बनाना है, वैसे ही उसने सब कुछ करना है जैसे कि उसकी माँ। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है, हत्ता कि वो शाऊरी तौर पे
ये कोशिश करे या ये सोचे कि उसको माँ की क्या, या वो बेटा सोचे कि उसको बाप की कौन सी बात पसंद नहीं, और शौरी तौर पे कोशिश करे उन चीज़ों को छोड़ने की। और यही मायनी है कुरान पाक की और उस सूरत इन्फाल और रात की सायत की, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु, अल्लाह किसी कौम शख्स फ़र्द की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो ख़ुद ना बदले जो उसके अंदर है। इसका मतलब है कि अगर आप कुछ नहीं बदलना चाहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वैसे ही हो जाएंगे। अगर आपने खुद सोच के कि ये माँ में गलती है, या माँ से गलती हुई, या बाप से गलती हुई, या बाप में कोई बुराई है, आपने खुद कोशिश की शौरी तौर पे, तो फिर तो आप बदल सकते हैं। और अगर आपने ना की तो आपने ऑटोमेटिकली, वो लाशौरी पुल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। वही ज़ुबान होगी, वही तरीके होंगे, वही बिलीफ सिस्टम होगा, वही सोचें होंगी, वही रिएक्शन करना है, किसी चीज़ के रिएक्शंस होंगे जो कि माँ जिस तरीके से करती थी, वही अल्फाज होंगे, वही सब कुछ होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद ये चीज़ आजमाई है कि मैं एक ख़ातून को जानता हूँ और उनकी पूरी फैमिली को जानता हूँ, 3 नस्लों को जानता हूँ, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग विल्ड, स्ट्रॉन्ग हेडेड, स्ट्रॉन्ग विल्ड औरतें हैं। और मैंने उनकी नानी को भी देखा हुआ, माँ को भी देखा हुआ है, ख़ातून को भी देखा हुआ है। नानी ने अपने मियाँ के साथ किसी चीज़ पे लड़ाई की और नानी ने अपने मियाँ को गुस्से में आके लड़ के घर के किसी दूसरे हिस्से में, उस ज़माने में आपको पता है घर बड़े बड़े होते थे, कोई शायद कोई साथ नेक्सी होगी या कोई, यानी कि खावन से लड़ के खावन से किनारा कशी इख्तियार कर दी और अपने आप को किसी साला साल वो दूसरे घर में रहीं, उधर आई नहीं, यहाँ तक कि उसके खावंद की डेथ हो गई। आप सोचें इसके लिए कितनी स्ट्रांग विल चाहिए, कितना सख्त वो औरत होंगी। अच्छी क्वालिटी भी होती है स्ट्रांग विल औरतें, और अच्छी चीज़ भी है, हमारी इस्लामी तारीख में भी बड़ी होंगी। लेकिन जो एक स्टीरियोटाइपिंग है ख़वातीन की, उससे ये ऑपोजिट है। लेकिन मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा कि स्ट्रांग विल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं तो सिर्फ आपको आपके सवाल के हवाले से लाइक मदर लाइक डॉटर की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उस दौर में शायद वो तलाक नहीं होती होगी, या सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होगी, या कोई और वजह होगा जिसकी वजह से नहीं दी होगी, या छोड़ी होगी, या सेपरेशन नहीं हुई होगी, तलाक शुदा कुछ नहीं हुई, लेकिन छोड़ के दूसरे जगह पे आ गई। बस नीचे वो अकेले रहे, वो दूसरे घर में रहीं, और जब वो मरे कई सालों के बाद तो फिर उस वक़्त उतरी। दूसरी उनकी माँ ने वो भी बड़ी स्ट्रांग विल थी, उनकी भी खावन से किसी बात पे लड़ाई हुई या कोई नापसंदीदगी होगी, वो भी साला साल कोई 20-25 साल खावंद के साथ रहते हुए भी साथ नहीं रही। उनका अलग कमरा रहा, खावंद अलग कमरे में रहा, बेगम साहब अलग कमरे में रही, खाना खाया, बात की अपने अपने कमरों में। और ये कोई साल 2 साल 3 साल 4 साल की बात नहीं है, ये 15-20 साल या 25 साल, इससे भी ज़्यादा टाइम गुजरा हुआ ऐसे ही। तो उन्होंने अपने दौर में जो उस हिसाब से उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया, तो चाहे वो नज़र फ़र्क आ रहा है कि वो घर से उनके पास रिसोर्स होंगे, वो दूसरे घर में या दूसरी जगह पे या दूसरे मंजिल पे चली गई होंगी, इनके पास रिसोर्स नहीं होंगे तो शायद ये दूसरे कमरे में चली गई हों, तो एक्शन वही है। यहाँ तक कि तीसरी नस्ल की बारी आई, बड़ी उसकी अच्छी शादी चली, और वो ख़ातून ने भी किसी चीज़ पे स्टैंड लिया, और वो आदमी बताता रहा कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो स्टैंड लिया और वो भी खामन को छोड़ के चली गई। अब वो जो जिस दौर में वो औरत खामन को छोड़ के जाती है, और जिन लोगों में, अब साहब ज़रा जब आप बाहर जाते हैं या छोड़ के जाते हैं, तो ज़माने में लोगों की बड़ी जिस किस्म के आपके दोस्त यार हैं वो आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो वो पहली 2 नस्लों में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी कि मीडिया नहीं होगा, बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, आगे पीछे की औरतें जो होंगी उन्होंने कहा होगा
कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है, लड़ना नहीं चाहिए, तलाक नहीं लेनी, तो उन्होंने नहीं ली। लेकिन ये जो तीसरी खातून थी, उस ज़माने में हालात बदल चुके थे, दुनिया मॉडर्न हो चुकी थी, स्पोर्ट ग्रुप बदल चुके थे। तो वो ना सिर्फ ये कि घर छोड़ के चली गई, उन्होंने जनाब खामन से तलाक भी ले ली और जनाब अपनी ज़िंदगी लहदा बसानी। तो रवैया या माइंड सेट एक ही है। 3 नस्लों की मैंने कहानी सुना दी आपको। 3 नस्लों की कहानी एक है। उस माइंड सेट के इजहार का तरीका लोगों के साथ, ज़माने के साथ बदलता हुआ ज़रूर आपको नज़र आएगा। तो ये सब कुछ कहने के बाद मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जी अगर तो आप सोच समझ के वो खातून आपकी जो रिश्ता जिस बच्ची को आप पसंद करते हैं, वो अगर बदलना चाहती है, बदल चुकी है, फिर तो चांस है। लेकिन अगर वो उसको अपनी माँ में कोई बुराई नज़र नहीं आती, तो फिर चांसेस यही है कि वो वैसी ही बनेगी। तो आपका चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि मेरी बात को सुनें, आपका चैलेंज ये है कि आप वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें। अगर आप वाकई उससे मोहब्बत करके शादी करना चाहते हैं, तो फिर आप वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, लुक अराउंड कि वो बच्ची क्या करती है, वो अपने माँ बाप के बारे में क्या सोचती है, उसमें माँ में कुछ बुरा नज़र आता है, नहीं आता। बातों बातों में पूछने की कोशिश करें कि वो डाइवोर्स के बारे में उसका क्या ख्याल था, और अब्बू से उसने डाइवोर्स क्यों ली थी, माँ ने कैसी ज़िंदगी थी उनकी। तो डेटा इकट्ठा करें ताकि आपको पता चले कि क्या वो शौरी तौर पे कुछ सेपरेट करने की ख्वाहिश है, क्योंकि मोहब्बत में पुल तो होती है। अगर वो वाकई आपसे वो भी इतनी मोहब्बत करती है, तो शायद वो अपने आप को बदलना चाहिए उस चीज़ को। बाज़ दफ़ा वो ख़ुद उस माहौल को पसंद ही ना करती हो, अपनी माँ को ना पसंद करती हो, और वो एज आ एस्केप आपसे शादी करना चाह रही है। तो वो यानी कि वो छोड़ के सब कुछ, वो आदतें या वो अपनी माँ को बुरा समझ के, तो फिर तो इसका मतलब है वो बदल सकती है या बदल जाएगी या बदल गई होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो फिर चांसेस यही हैं कि जनाब जार के अंदर या मर्तबान के अंदर अगर ढकना खुला हुआ है, तो फिर तो तब्दीली आ सकती है। लेकिन अगर ढकना बंद है, तो फिर लाइक मदर लाइक डॉटर। तो ये एक बैलेंस सा मैंने कहा, सो दोनों तरफ आपको बता दूं, मैंने आपकी तरफ दोनों बॉल आपकी कोर्ट में फेंक दी हैं। ना मैंने हाँ कहा है, ना मैंने ना कहा है। एजुकेट आपको कर दिया, एक टीचर का काम एजुकेट करना है, एजुकेट आपको कर दिया। अब आपकी ज़िम्मेदारी, आपका एनालिसिस, आपकी रिसर्च, आपका फैक्ट फाइंडिंग, और आगे से आपका फ़ैसला। और एट द एंड ऑफ द डे ये उस फैसले का नतीजा भी आपने बेयर करना है। मेरा काम आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, नॉलेज की बेस पे, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जो मैं जानता हूँ मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। आई होप कि आपको किसी को कोई नाराज़ नहीं हुआ होगा, और अल्लाह गवाह है कि मेरा इसमें किसी को नाराज़ करने का कभी भी मैं बहुत टची हो गया हूँ। आजकल के माशरे में इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं चाहते हो भी मैं उन टॉपिक्स पे, देखें जब एक टीचर कोई ऐसी बात करता है, ऐसा जवाब देता है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। यानी कि मैं अपने आप को यूट्यूबर नहीं कहता, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं टिकटॉकर नहीं हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ, मैं एक मेंटोर हूँ। मैंने ज़िंदगी में इसी में नाम कमाया। तो मैं अपने आप को जब सवाल का जवाब देता हूँ, मैं अपने आप को बड़ा लायबल समझता हूँ, और लोगों के लिए अल्लाह से भी दुआ मांग के जवाब देता हूँ कि अल्लाह मुझसे कोई किसी की गलत फ़ैसला ना कोई मेरी वजह से करे। तो रिस्क होता है, मैं वो रिस्क लेता हूँ। वो रिस्क क्या होता है, जब आप जवाब देते हैं तो आप इनफैक्ट अपने बिलीफ सिस्टम का इजहार कर रहे होते हैं। और मेरे जैसा आदमी जो बहुत प्राइवेट है, मैं अपने एक्सपोज कर रहा हूँ मेरे बिलीफ क्या हैं इस बारे में। अब इसके नीचे आप लोग ऐसे हैं जो कि गालियाँ लिखना शुरू कर देते हैं। तो भाई ये रिस्क मैं ले रहा हूँ इस सवाल के लिए, अल्लाह जानता है। लेकिन मैंने जो सोचा कि अब आपने पूछा है तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूँ। तो उम्मीद है
कि आप इसके नीचे अपना कमेंट ज़रूर देंगे और कि जनाब मैंने इसका हक़ अदा किया कि नहीं किया। मैंने अपनी तरफ से तो किया है, आपको इसमें से मिला या नहीं मिला। जज़ाकल्लाह।